तो जैसा कि आपका ये जो पार्ट है फ्रिक्शन, ये आपने प्रीवियस भी कहीं आपने क्लास 10th या 12th में पढ़ा होगा। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स which opposes the relative motions between the surfaces। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? फ्रिक्शन इज द कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। इसमें यहाँ ना पैरेलल, लाइक, अनलाइक, कॉन्करेंट, को प्लेनर, नथिंग। क्या है? कांटेक्ट फोर्स। जो आपके लग रहे हैं बॉडीज में, वो क्या होने चाहिए? कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए, तभी वो फ्रिक्शन की डेफिनेशन को पूर्ण करेगा। तो फ्रिक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स विच अपोजेस द, जो क्या करता है, जिसका मेन काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ देखा रिलेटिव कुछ भी मोशन हो रहा है तो उसको रोकने का, विरोध करने का। विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। ओके। व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट मूव रिलेटिव टू ईच अदर। व्हेन टू बॉडीज, जब दो बॉडीज हैं, अगर एक कांटेक्ट में है, कांटेक्ट देखे आया, मूव रिलेटिव टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के मूव कर रही हैं, तो एक फोर्स जनरेट होगा, वो रहेगा, वो क्या करेगा? रिलेटिव मोशंस को अपोज करेगा। ठीक, उसी को कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये फिगर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो क्योंकि एज ए फ्रिक्शन ये जो पार्ट चैप्टर है, ये आप सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं 10th से 12th तक में उसको अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जैसे बाकी कुछ दिक्कत रहे तो आप क्लासरूम कोड या गूगल व्हाट्सएप पे व्हाट मैसेज डाल दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल या थ्योरी जो भी ना समझ में आती हो। ठीक है, अब इसमें जो है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो जैसा कि पहले तो आप ये फिगर देख रहे हैं, जिसमें आपको केवन, हाँ, ये फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या है? एक आपका रफ सरफेस है, ये क्या है? एक ब्लॉक है। ठीक, अब ब्लॉक पे क्या है? ये आप लेट से ये आप राइट फोर्स इधर लगा रहे हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है, क्या आपको डेफिनेशन बता रही थी कि अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, देखिए दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन जहां उसको दिखा वो तुरंत अपोज करेगा, मतलब उसका काम है सिर्फ विरोध करना रिलेटिव मोशन का। तो क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स देखिए इधर डेवलप हो गया एफ। देन ये क्या है? बॉडी का वेट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा, तो कितना होगा? वेट इज इक्वल टू mg, जिसके अपोजिट इसकी रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या होगा? इस बॉडी को, इस वेट को अपोज करेगा टू बी स्टेबल, स्टेबल रहने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? आर एन, लेट से आर एन। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो अब आते हैं पहला, जैसा कि इसमें बता रहे हैं, कौन सा है? 1 मिनट, हाँ, पहला कौन सा है इसमें? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। तीन फ्रिक्शन हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग और डायनेमिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चीज है? ठीक, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, क्योंकि वो ये पूरी चीज लिख देंगे, उसके बाद पूछ लेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है, डायनेमिक है या लिमिटिंग है। कुछ नहीं है। स्टैटिक क्या बताता है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, कब प्ले करेगा? जब दो सरफेसेस टेंड्स टू हैव रिलेटिव मोशन, दैट इज एक्चुअल मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड। जब एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब एक कह सकते हैं टेंड्स, टेंड का मतलब लगभग, गोइंग टू स्टार्ट, टेक, टेंड टू हैव रिलेटिव मोशन, एक्चुअल मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफएस। ठीक, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ, इसको भी हम फर्दर एक वीडियो के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इंक्रीज स्लोली, अब हम क्या कर रहे हैं? एक एक्सटर्नल फोर्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने देखा कि हमने 5 न्यूटन लगाया, कुछ नहीं हुआ। 5.1 लगाया तो लगा कि हाँ अब कुछ, इट इज गोइंग टू मूव। ठीक, मूव नहीं किया, इट इज गोइंग टू मूव, मतलब हो सकता है कि अब मूव करेगा। तो अब वो यहाँ तक की बात आई, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। लिफ्टिंग फ्रिक्शन क्या हुआ? इंक्रीज स्लोली सून ए सिचुएशन कॉजेस व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर बॉडी। ठीक, वर्ज मतलब एकदम एंड है कि अब हाँ, अब हम 0.1 भी न्यूटन लगाएंगे या 0.001 भी न्यूटन लगाएंगे, बॉडी इज गोइंग टू मूव। इन दिस कंडीशन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच इज कॉल्ड, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगा रहे थे वही चीज हुई, तो उसका मैग्नीट्यूड जब मैक्सिमम हो जाता है क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड जब बहुत मैक्सिमम हो जाएगा किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का, देन इट विल बी कॉल्ड एज, इसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके। देन थर्ड क्या था? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ही समझ में आ रहा है, डायनेमिक या काइनेटिक का मतलब आप समझ रहे हैं, मूव करना। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, मूव, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, काइनेटिक का अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर, वो भी क्या बता रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है? वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो मतलब कि अब बॉडी मूव करेगी। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक जो लग रहा होगा उस बॉडी पे, उसको एक्सीड कर जाएगा, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग।
ठीक, तो फ्रिक्शन रेड्यूसेस स्लाइटली, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लीज म्यूट 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 कर लें जो भी है। तो फ्रिक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूसेस स्लाइटली विच इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब देखिए ये फिगर है आपका, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये पूरा फिगर थोड़ा सा इसको सही से भी देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है इन वाई डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। पहले क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा रहे हैं, बॉडी एट रेस्ट पे रह रही, रेस्ट पे रह रही, 5 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, 50 लगाए, 55 लगाए, 60 तक हमने देखा, बॉडी इज एट रेस्ट, तो इट विल बी कॉल्ड, ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, नाउ दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वो इट विल बी कॉल्ड एज, इट विल बी कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, देन वही डायनेमिक फ्रिक्शन की बात की गई, क्या होगा, बॉडी जब मूव कर जाए, बॉडी इज गोइंग टू मूव, देखिए यहाँ पर जो डायनेमिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड फ्रिक्शन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस स्लाइटली। देखिए फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स देखिए रिड्यूस हो गया फ्रॉम, ये देखिए यहाँ से यहाँ पॉइंट हो गया, इस ए से बी पॉइंट पे हो गया, देन ये बॉडी मूव करने लगी। ओके, तो ये थ्रू ग्राफ आपने इस चीज को समझा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ठीक, अब इससे पहले हम आपको एक लॉस से पहले आपको वन 1 मिनट शेयर शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये फ्रिक्शन, ये दिख रहा है आपको, एनीवन एनीवन कंफर्म प्लीज, somebody कंफर्म कर दे, अभिषेक, आर्यन, अविश्वास, राज, ऋषि। यस सर, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। ओके ओके ओके, तो ये फ्रिक्शन का सिलेबस है ये, ठीक है। देन अब ये है फ्रिक्शन एंड इट्स फैक्टर, फ्रिक्शन जो है उसके फैक्टर्स, 1 मिनट, ओके, ये एक वीडियो है, इसको थोड़ा सा प्ले कर देते हैं तब तक, सो दैट, the direction, and if we are pushing the cube in this direction, then the force of friction will act in the opposite direction. If we apply a force along the left, then the force of friction will act towards the right and आपको दिख रहा है ना ये वीडियो, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। vice versa. The force of friction will always oppose the applied force. What are the factors that affect the friction? Let me give you 3 situations and then you tell me what it depends on. The first situation is when an object with a smooth surface is moving on a surface which is very smooth. Second, in which the object has a smooth surface and the surface on which it moves is rough. Or the object has a rough surface and the surface on which it moves is smooth. And in the third case, the surface of the object as well as the surface of the table is rough. In which situation do you think will the force of friction be the highest? तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा होगा ऑप्शन? इसमें पूछा गया है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, हाईएस्ट फ्रिक्शन किस में लगेगा? पहला ऑप्शन है स्मूथ ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस, दो ऑब्जेक्ट स्मूथ है और सरफेस भी स्मूथ है, एक मिनट मैं बोल दूं फिर। देन सेकंड में क्या है कि ऑब्जेक्ट रफ है स्मूथ सरफेस है, या ऑब्जेक्ट स्मूथ है सरफेस रफ है। थर्ड ऑप्शन क्या है, रफ ऑब्जेक्ट भी है रफ सरफेस भी है। Intuitively, you will tell me that in the third case, the force of friction will be higher than these 2 cases.
And in which situation will the force of friction be the lowest? It'll be the first case, as both the surfaces are very smooth. Though there will be friction here, it will be lesser than that in the other two cases. If we just look at these three situations, we can say that the force of friction increases as we go towards the right. So can you tell me the first factor on which the force of friction depends? Yes, it depends on the nature of the surface on which the object moves and the nature of the surface of the object. Yes, it depends on the smoothness or the roughness of the two surfaces which are in contact with each other. If you want to find out if this is true, here's what you can do at home. Create an inclined slope on a table like this and mark a point somewhere on it. Now from this point, let a small select the second case. And covered by अब the देखिए object is इसमें बताया गया है, पहले इन्होंने क्या किया, ये आपका इंक्लाइंड सरफेस रखा, पहले इन्होंने देखिए ये जो फर्स्ट वाला रोलर है, इसको जब रोल किया तो ये कहां तक आया, इतनी दूरी पे आया, ओके। देन ये क्या है, सैंड पेपर रख दिया, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा ये पिंक इसमें कलर में, सैंड पेपर रखा, फिर रोल किया सेकंड रोलर को, तो ये कहां तक आया, यहाँ तक आया। तो उसी चीज को बता रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है कि नेचर ऑफ सरफेस, जो सरफेस का नेचर होगा, स्मूथ है, रफ है, इस पे बहुत ज्यादा ही डिपेंड करता है फ्रिक्शन, ओके। तो लेट्स वन इसको कंप्लीट करते हैं। lesser in the second case. And you probably know why. The surface on which the object rolled was rougher in the second case. And clearly, the force of friction was more. Why is friction caused though? It is caused due to the irregularities on the two surfaces in contact. What do I mean by irregularities? Now, even though the table अब इसमें वही फ्रिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई सैंड सरफेस जो है आपका, वो क्या है, इरेगुलरिटीज है उसमें, वो प्लेन तो है नहीं, इसलिए जो है ज्यादा, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज रहेंगी उतना ही ज्यादा उसमें फ्रिक्शन लगेगा, और जब फ्रिक्शन लगेगा तो वो क्या करेगा, रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच नहीं होने देगा, इसलिए ये जो पार्ट है ये पहले ही रुक गया है, ठीक है। नाउ अब आते हैं आपके एक आपने ये भी पार्ट आपके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, Grammarly does more than catch errors. जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है? कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सोचिए कि आप एक बड़ा सा ब्लॉक को धकेल रहे हैं और आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया। मान ले कि आप अभी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। ये ब्लॉक नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? क्योंकि इस ब्लॉक के और इस ग्राउंड के बीच यहाँ जो दो सरफेस का बाउंड्री है वहां पर एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रेजिस्ट करने का कोशिश करता है, उसे घटाने का कोशिश करता है। यहाँ पर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये रुका हुआ है। अगर ब्लॉक मूव करता, स्लाइड करता, तो हम उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक्ट करेगा फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन करेगा क्या? ये फ्रिक्शन इस 100 न्यूटन के फोर्स को रेजिस्ट करेगा। आप खुद सोचिए, ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, आप 100 न्यूटन से इसे धकेल रहे हैं, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। हमें पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम कह सकते हैं, अगर उसमें फोर्स जो वैल्यू है इसे घटा रहा है, बढ़ा रहा है, आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे ये उतना क्रिएटेड होगा। अब मान ले आपने अप्लाई किया 500 न्यूटन। देखिए अब इसमें बताना क्या चाह रहा है, इसे वीडियो देखेंगे तो समय भी जाएगा। इसमें ये बताना चाह रहा है कि लाइक F इक्वल टू AM, ये आप जान ही रहे हैं, फोर्स इक्वल टू किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन कम्स टू बी नेट फोर्स अपॉन मास। तो ये बॉडी जब हमने 200 न्यूटन लगाया, 100 न्यूटन लगाया तो भी नहीं मूव की, 200 न्यूटन लगाया तो भी नहीं मूव की। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इक्वल जनरेट कर रहा है। लाइक 100 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 100। 200 लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 200। तो नेट फोर्स कितना हो रहा था? बार बार उस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना हो रहा था? जब 100 लगाया तो इधर भी 100 हुआ, तो नेट फोर्स क्या हुआ? इन एक ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इन वाई डायरेक्शन जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कम्स टू बी। सर वॉइस नहीं आ रही।
why is 1 minute maybe. ओके तो अब आ रही है। अब आ रही है एनीवन से? हेलो। यस सर, आ रही है। ओके 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 ओके, मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके तो यहाँ पर हमने ये देखा, तो हमने अभी यही बात की कि जब 100 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स 100 न्यूटन जनरेट हुआ, 200 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स 200 न्यूटन जनरेट हो रहा था। तो ऑलमोस्ट नेट फोर्स कितना हुआ उस पॉइंट पे या उस सिस्टम पे? नेट फोर्स कितना हुआ? 0, क्योंकि 100 पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स हुआ? 100। तो जब आप उसका नेट फोर्स निकालोगे तो इट विल बी इन, अब एक इस डायरेक्शन में है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो इस तरीके से जब नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 जनरेट हुआ। जब 0 जनरेट हुआ तो बॉडी नहीं मूव कर रही है, ठीक। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट से, लेकिन वीडियो पूरा करते हैं पहले थोड़ा। मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स जो है वो एफ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एफ जो है ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन किसका? ये जो ग्राउंड इस ब्लॉक पे अप्लाई करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ थोड़ा ज्यादा टेक्निकली कहें तो ये जो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के जो कि उन दोनों सरफेसेस के बीच एक्ट कर रहा है, जिन दोनों सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन हम पता कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड और इस ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस के बीच का फ्रिक्शन हम पता कर रहे हैं। तो उन दोनों सरफेसेस में जो फोर्स का इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ग्राउंड पे, और ग्राउंड वापस इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और वही वाला फोर्स हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है उस फोर्स के, जो कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स ये बराबर होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वालिटी साइन लाएंगे तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हम हमेशा कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, पर ये सही नहीं है कहना। ये जो है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अब देखिए इसमें बोला क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर सकता है। तो क्या हुआ, अब देखिए इसका मतलब यही निकला कि 100 पे 100 रहा, 200 पे 200 रहा, एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम एक पॉइंट आया, लेट से 500 न्यूटन। 500 न्यूटन पे हमने ये देखा कि बॉडी जो है टेंड्स टू मूव, मतलब कि ये मूव करने की स्थिति में आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, ये 500 न्यूटन जो है वो क्या हो गया, दैट विल बी द फ्रिक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अब नेट फोर्स जनरेट होगा 500 न्यूटन अगर हम लगा रहे हैं, ये अगर हम 500.01 भी बढ़ाएंगे, 001 भी, तो बॉडी क्या करने जा रही है, मूव करने जा रही है। तो इस तरीके से ये जो 500 न्यूटन हुआ वो क्या हो गया एक तरह से, नाउ इट विल बी अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इसी के बारे में बताया। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे ये है, अगर इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये अगर आप रोप लगी है, वायर लगा हुआ है, यहाँ से फिक्स्ड है ऊपर से, इसको जो आप खींचते हैं तो ये जो अगर आप 50 न्यूटन से नीचे खींच रहे हैं तो ऊपर आप देखते होंगे टेंशन भी कितना लगता है, जस्ट इट्स इक्विवेलेंट, इसी के बराबर लगता है। तो एक तरह से टेंशन भी क्या है, जब 10 न्यूटन खींच रहे हैं तो इट विल बी 10, 20 न्यूटन खींच रहे हैं तो 20, 30 खींच रहे हैं तो 30। तो एक इसकी भी एक कोई लिमिट होगी, लेट से 50.1 होगा। जैसे ही आप 50.1 खींचेंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो 50 न्यूटन विल बी इट्स मैक्सिमम यूनिट होगी या मैक्सिमम टेंशन होगा जो कि ए वायर बियर कर सकता है, ठीक। देन आपका आता है, लेट से और आता है, ये फिगर बताया गया है, इसमें भी
10 किलोग्राम जैसे है तो 10 किलोग्राम है, 10 न्यूटन इसका आपका 9.8 से लेट्स से एक्सेलरेशन इसका 9.8 हुआ, ठीक है। इसको इसका देख ही लेते हैं वीडियो। मान लेते हैं कि आपका जो मास है ये 50 किलोग्राम है। तो अब ये जो फोर्स होगा, ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे जो फोर्स लगाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ये देखिए 50 किलोग्राम का मास और 10 किलोग्राम का मास, टोटल अब 60 किलोग्राम का मास यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब 600 न्यूटन का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस ग्राउंड पे अप्लाई करेगा ये ब्लॉक। आप कह सकते हैं आप जो बैठे हुए हैं और ये ब्लॉक, ये सिस्टम। तो फिर इसे रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए इस एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं, मोशन ही नहीं है आपका, और इस ब्लॉक के सिस्टम का, तो एक्सीलरेशन कहां से होगा? एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स इस एक्सिस में जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब ये नॉर्मल रिएक्शन उस 600 न्यूटन के ग्रेविटेशनल पुल को कैंसिल कर देगा। तो अब नॉर्मल रिएक्शन जो है ये 600 न्यूटन बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये कोई मैजिकल सा चीज नहीं है, कोई बहुत। तो इस तरीके से आपने समझा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। देन आपका 1 मिनट, लेट्स से ओके, ये बचा है आपका, हाउ मच टाइम इज देयर, ओके वी हैव टाइम। नेक्स्ट जो है आपका जो पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें फिनिश कराएंगे। देन इसके अब आपके वही है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, लॉस क्या है उसके, ओके। देन फर्दर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और 1 से 2 न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे। बाकी सैटरडे को तैयार रहिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट रहेगा फॉर चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। और नेक्स्ट क्लास का जो लिंक होगा मैं शेयर कर दूंगा, तब तक आप कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, थैंक यू।